Assalamualaikum dear friends, future inspectors and tax consultant. I welcome you in this Inspector Inland Revenue Preparation series. We are nearly on completion stage of Income Tax Ordinance 2001 and today we will cover the part 10 of chapter 3 and that is about the tax credit. Before that we have studied the deductible allowances. Now what is the difference between deductible allowances and the tax credit? Both have same effect that they give you relief in tax but they work different. डिडक्टिबल अलाउंस में इस तरह होता है कि सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम निकालते हैं, उसमें से जो आपके डिडक्टिबल अलाउंस जितने भी आपको अलाउ होते हैं वो माइनस कर लेते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और जमा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं इसमें इस तरह होता है कि टोटल आप अपना टैक्स क्रेडिट निकाल लेते हैं, ये आपके पास साइड पे पड़ा होता है और आप सबसे पहले अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं या टोटल इनकम निकालते हैं, उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट करें वो टैक्स बन गया 50,000, अब उसमें से टैक्स क्रेडिट को आप माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि वो 10,000 था, 50,000 में 10,000 माइनस कर लिया तो आपके पास 40,000 की अमाउंट रहेगी। ये एक्चुअली टैक्स पेएबल होता है जो आपने डिपॉजिट कर देना होता है। तो खैर हम सेक्शन 61 को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये एक्चुअली आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है। तो खैर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 61। चैरिटेबल डोनेशन। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड और एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर एज डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन टू। अब एक बंदा है, उसने किसी भी चैरिटेबल डोनेशन कोई पे की है। अब किसको पे किया वो आगे जाकर हम इसमें से देखते हैं, लेकिन जो उसने पेमेंट की है तो उसके लिए उसको या उसने कोई प्रॉपर्टी दी है या कोई अमाउंट पे की है और वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन के कंट्रीब्यूशन के तौर पर या सब्सक्रिप्शन के तौर पर उसका क्रेडिट लेने का वो हकदार है। लेकिन वो किसको देगा? तो उसको क्रेडिट मिलेगा एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर द फेडरल लॉ और अ प्रोविंशियल लॉ। सादा सा है कि ये इंस्टीट्यूशन होंगे तो उसके ऊपर उसको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, रिलीफ फंड एस्टैब्लिश्ड और रन इन पाकिस्तान बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये मेरे ख्याल में सादा से है कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल वगैरह है, बस बहुत रिलीफ फंड बन जाता है, जिस तरह सैलाब के या ज़लज़ला के होते हैं या दोनों होता डैम का रिलीफ फंड बन जाता है। तो पाकिस्तान में इसकी बड़ी हिस्ट्री है इस तरह के रिलीफ फंड्स की। तो इस तरह का अगर कोई रिलीफ फंड होगा उसमें भी पेमेंट करेगा तो उसका भी टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है। Any non-profit organization or any person eligible for tax credit under section 100C of this ordinance, any non-profit, अगर आप किसी NPO को या किसी और शख्स को, ज़रूरी नहीं कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वो एलिजिबिलिटी उसकी कहाँ है 100C आपको बताएगा। 100C में उसकी एलिजिबिलिटी हो, आप उसको कोई पेमेंट करते हैं तो आप उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Entities, organization and funds mentioned in the 13th schedule of this ordinance। अब इस शेड्यूल में आप इस ऑर्डिनेंस के 13 शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन की आपको लिस्ट मिलेगी, तो अगर वहाँ भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अब बात यह है कि टैक्स क्रेडिट निकालेंगे किस तरह? अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो क्या 1 लाख रुपए आपको क्रेडिट मिलेगा? ये ज़रा थोड़ा ऐसे नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को समझिए और यही फार्मूला आगे जाके तकरीबन इस्तेमाल होगा। द amount of a person tax credit allowed under subsection 1 for a tax year shall be computed in accordance with or according to the formula given below। अब आपको उसने फार्मूला दे दिया, इस फार्मूले के मुताबिक आपने अपने टैक्स क्रेडिट को निकालना है। ये क्या चीज़ है? A डिवाइडेड बाई B, और जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेना है C के साथ। वेयर A है इज द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन for the tax, A is the amount of the tax assessed to the person for the tax year before the allowance of the any tax credit under this part। अब ये असल में ये है कि A क्या कह रहा है कि ये आपने टोटल टैक्स पहले निकाल दिया था, किसी किस्म का क्रेडिट निकाले बगैर आपका जितना टैक्स असेस हो रहा था। मिसाल के तौर पर अगर आपका टैक्स क्रेडिट ना होता तो आपका जो टैक्स बना था वो 50,000 रुपये था। B इज द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। अब B आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो B बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आपका जो 50,000 का जो टैक्स है वो किस चीज़ पे बन रहा था? आपकी असल में जो टैक्सेबल इनकम थी वो 10 लाख रुपए थी, उस 10 लाख की वजह से आपको टैक्स बन रहा था 50,000। तो खैर ये दो चीज़ें आपके पास आएंगी, सादा सी है और ये आगे भी इसी तरह चलेंगी अगले फार्मूलाज में भी। सी इज द लेसर ऑफ। अब लेसर ऑफ का मतलब क्या हुआ? आगे आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उस ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, बाकी को आपने डिस्कार्ड कर देना है।
अब ए में क्या क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन डोनेशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इन द ईयर इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन। अब अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो जितनी पेमेंट किया है वो सारी की सारी पेमेंट आप ले लें, या अगर आपने प्रॉपर्टी दिया है तो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू। वेयर द पर्सन इज, ये आपके पास पहली बात है, जितनी भी वैल्यू आ गई। फर्ज करें कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे। वेयर द पर्सन इज एन इंडिविजुअल और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ दी पर्सन फॉर द ईयर। अब बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि आप AOP हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या एक फर्म है, या फिर आप एक इंडिविजुअल है, तो आपकी जितनी टैक्सेबल इनकम है उसका 30% आपको मैक्सिमम अलाउ है। फ़र्ज़ करें कि जिस तरह हमने कहा था कि आपकी टैक्सेबल इनकम है 10 लाख, तो 10 लाख का 30% बन रहा है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए तक आपको मैक्सिमम डोनेशन की वो अलाउ थी। तो यानी कि 3 लाख रुपए इस ऑप्शन की वजह से हैं। और अगर आप एक कंपनी है तो फिर 25%, मतलब अगर आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो बन रही थी 10 लाख, तो अगर आप कंपनी हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 लाख का मैक्सिमम ये सी के लिए वैल्यू मिलेगी, फिगर मिलेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सम इज पेड और एनी प्रॉपर्टी इज गिवन टू एन एसोसिएट बाय द डोनर, क्लास बी ऑफ सेक्शन सी शेल बी इन द केस ऑफ। अब देखिए क्लास बी में उसने आपको बताया था कि मैक्सिमम आप कितना आपको डोनेशन अलाउ है, या जितना क्रेडिट आप ले सकते हैं सी के लिए ना, तो वो जो है ना अगर आपने एसोसिएट को दिया होगा तो फिर आपकी जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो मज़ीद रिड्यूस हो जाएंगी। एंड इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए 15%, 30% से आप 15% आपका आ जाएगा। मतलब अगर आपने किसी एसोसिएट को पैसे दिए हैं, जितने भी दिए हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 1 लाख 15% यानी 1,50,000 आप ले सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आप कंपनी 10%, या अगर कंपनी होगा तो 20% से ये रिड्यूस हो जाएगी 10% तक। मतलब अगर आपने फर्ज करें कि 2 लाख रुपए पे किए थे, तो अब आप 2 लाख के बजाय या 3 लाख पे किए थे, तो आप टोटल 1 लाख ले सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आपने 50,000 पे किए तो ऐसे नहीं कि फिर भी आपको 1 लाख सी की वैल्यू आपको मिलेगी, ऐसे नहीं है, फिर तो 50,000 ही होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। 3 फॉर द पर्पज ऑफ क्लास ए ऑफ component C, the formula in subsection 2, the fair market value of any property given shall be determined at the time of when it is given। अब खैर ये कह रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। भाई जिस दिन आपने दिया उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। मिसाल के तौर पर आपने 22 मार्च को वो प्रॉपर्टी उस जिस भी NPO को या जिस भी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दी, तो फिर उस दिन उसकी जो वैल्यू थी वो फेयर मार्केट वैल्यू आप लेंगे सी की। उसके बाद में क्या चाहिए, अ कैश अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एज अ डोनेशन शेल बी टेकन इनटू अकाउंट अंडर क्लास ए ऑफ कंपोनेंट सी सब सेक्शन 2 ओनली इफ इट इज पेड थ्रू क्रॉस चेक। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने डोनेशन पे किया और डोनेशन आपने कैश की शक्ल में दे दिया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है उस अनलेस एंड अनटिल के जब तक आपने जो पेमेंट की है किसी क्रॉस चेक के जरिए से नहीं की है तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। The board may make rules regulating the procedure for grant of approval under subclass C, class 36, section 2 and any other matter connected with incidental or operation of this section। फिर बोर्ड इसके लिए रूल भी बनाएगा चैरिटेबल डोनेशन के बारे में, तो वो भी है। तो मतलब क्या हुआ था कि उसने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। 3 ऑप्शन में से क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले उसने ये कहा कि आपकी पहली बात है कि जितनी एक्चुअल पेमेंट आपने की है या जितनी आपने प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालें, ये आपके लिए सी की वैल्यू होगी। दूसरे नंबर पे वेयर द पर्सन इज, या अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एक AOP हैं तो मैक्सिमम आपकी जितनी भी इनकम होगी उसका 30%, और अगर आप कंपनी हैं तो 20% आपकी टैक्सेबल। आज बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि साथ ही कुछ कंक्रीट का काम हो रहा है जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये था खैर सेक्शन 61। मैं अपनी जो है लोकेशन रिकॉर्डिंग की इसको चेंज करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसमें हमने देखा कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके पास जिस तरह मैंने वो वैल्यू है, आप एक न्यूमेरिकल के अंदाज में इसको सॉल्व करें। आल दो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन A डिवाइडेड बाई B इंटू सी, जबकि A क्या चीज़ है, आपकी जो टैक्स बन रहा था किसी किस्म का क्रेडिट लिए बगैर। बी असल में बन रहा था आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी। सी था कि भाई लेसर ऑफ, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल थे जिसमें से सबसे कम वैल्यू बनेगी वही आपका सी बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जितना